नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण लाल माली इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास के पहले वीडियो की या पहले चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। इतिहास लेखन के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होती है और इतिहास लेखन की सामग्री को हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। तो राजस्थान के इतिहास लेखन में किन किन स्रोत सामग्री से हमें सहायता मिलती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस पहली ही परिचयात्मक स्लाइड में मैंने शिलालेख, भग्नावशेष, प्रशस्तियाँ, सिक्के, गुहालेख, ताम्रपत्र, पत्र, खनन से प्राप्त सामग्री इत्यादि के नाम इंसर्ट किए हैं। तो आज की वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम किस किस सामग्री को सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले हम उत्खनन से प्राप्त सामग्री, उसके बाद शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्मारक एवं मूर्तियाँ, चित्रकला इत्यादि को हम पुरातात्विक स्रोत सामग्री में सम्मिलित करते हैं, जिनसे हमें इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं जो पल्लवित और पुष्पित हुई वो पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, बाद में नवपाषाण काल, ताम्रकाल, लोह काल इत्यादि की सभ्यताओं के अवशेष हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान से हमें सिंधु सभ्यता के समकालीन और उससे भी पूर्व के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, जहाँ हमें पशुपालन के अवशेष प्राप्त होते हैं। गिलुंड में लगभग 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता के पल्लवित और पुष्पित होने के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसी तरह आयन नदी के तट पर आहड़, कांठली नदी के तट पर गणेश्वर, सांबर, टोंक में रेड, बेराट इत्यादि के उत्खनन से हमें अनेक मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मनुष्य और पशु पक्षियों की अस्थियों के अवशेष, मुद्राएं, उनके मकानों के अवशेष, सिक्के, मिट्टी की मूर्तियाँ, मोहरें आदि हमें प्राप्त होती है। इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री से हम तत्कालीन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे धार्मिक विश्वास, उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, मनुष्य की तत्कालीन रुचि इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बागोर में हमें जो उत्खनित सामग्री मिली है उसमें जो अस्थि अवशेष हमें मिले हैं, तो चूल्हों में हमें जो अस्थियों के अवशेष मिले हैं, इससे हम अनुमान लगाते हैं कि तत्कालीन मनुष्य जो था वो मांसाहारी था और भोजन सामग्री को पका करके वो अपने खाने के काम में लेता था। इसके अलावा पशुपालन के अवशेष और उनके मृतक संस्कार की विधियाँ इत्यादि पर भी इस उत्खनित सामग्री से महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उत्खनित सामग्री हमें इतिहास लेखन में काफ़ी मदद करती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शिलालेख जो हमें राजस्थान में संस्कृत, फारसी और राजस्थानी भाषा में मिले हैं, जो विभिन्न पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्र पत्रों, मूर्तियों आदि पर उत्कीर्ण किए हुए हमें उपलब्ध होते हैं। इन शिलालेखों में
शासकों की वंशावलियाँ, उनका शासनकाल, उनका साम्राज्य विस्तार, उन्होंने किन किन स्थानों को विजय किया था, उनकी कौन सी उपाधियाँ थी। जैसे कुंभा की उपाधियों का जो उल्लेख मिलता है वो कीर्ति स्तंभ अभिलेख में हमें कुंभा की उपाधियों का उल्लेख मिलता है। शासकीय नियम कानून, विभिन्न सामाजिक नियमावली या किसी विशेष घटना जैसे राज प्रशस्ति हमें 1676 ईस्वी में राज समुद्र झील जो बनकर तैयार हुई उसके संबंध में हमें जानकारी प्रदान करती है। राज प्रशस्ति भी अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए और पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराणा राज सिंह द्वारा राज समुद्र झील का निर्माण करवाया गया। तो एक विशेष घटनाएं हमें इन शिलालेखों विशेष घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है शिलालेखों से। ऐसे शिलालेख जिनमें किसी शासक की उपलब्धियों का प्रशंसात्मक वर्णन होता है उन्हें हम प्रशस्ति भी कहते हैं। जो महत्वपूर्ण शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं उनमें कोशुंडी का शिलालेख, नादसा यूप स्तंभ लेख जो भिलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे के पास नानसा नामक ग्राम में हमें मिला है। आज भी वो शिलालेख खड़ा है जो हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख हमें चौहान वंश की जानकारी देता है। चीरवा का शिलालेख मेवाड़ के शासकों के बारे में बताता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख कुंभा कालीन घटनाओं पर प्रकाश डालता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा के बारे में है। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में जानकारी देती है। राज प्रशस्ति मेवाड़ महाराणा राज सिंह के बारे में हैं। इसी प्रकार फारसी भाषा के जो अभिलेख में मिलते हैं वो अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का लेख, चित्तौड़ का धाईबी पीर की दरगाह का लेख। इस लेख में हमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। 1325 ईस्वी का यह शिलालेख अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन माना जाता है। जब अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय किया था और अपने बड़े पुत्र खिजगां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। तो धाईबी पीर की दरगाह के लेख में यह नाम हमें मिलता है। पुष्कर का जहांगीरी महल का अभिलेख इत्यादि महत्वपूर्ण फारसी शिलालेख है जो हमें इतिहास लेखन में सहयोग करते हैं। ताम्रपत्र शासकों व सामंतों द्वारा किसी कवि, चारण, भाट, विद्वान इत्यादि को इनाम के रूप में या धार्मिक व्यक्तियों को ग्रहण के अवसर पर, जोहर के अवसर पर या किसी और विशेष अवसरों पर दान पुण्य के रूप में जागीर आदि देने का उल्लेख हमें तांबे की चदरों पर खुदवाया हुआ मिलता है। जैसे हाडी रानी कर्मवती का पुर का ताम्रपत्र प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा का करेड़ा का ताम्रपत्र प्रसिद्ध है। इन ताम्रपत्रों में शासक अथवा दानदाता का नाम कि किसने दान दिया और किस व्यक्ति को दिया और किस कारण दिया, दान में कितनी भूमि दी गई और तत्कालीन सन या संवत का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ताम्रपत्र काफ़ी सहयोग करते हैं हमें साहित्यिक घटनाओं की पुष्टि करने में और इतिहास के लेखन में। सिक्के भी हमें इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। सिक्के तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों से उस शासक की राजनीतिक शक्ति व प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है। शासकों के वंशक्रम व आर्थिक समृद्धि पर भी सिक्के प्रकाश डालते हैं। कम वजन वाले मिश्रित धातुओं और छोटे आकार के सिक्के राज्य की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को संकेत करते हैं। यदि सोने और चांदी के सिक्कों में मिलावट ज़्यादा है तो हमें पता चलता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और शुद्ध सोने और चांदी या जिनमें सोने और चांदी की मात्रा ज़्यादा है और ऐसे सिक्के ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ज़्यादा वजन के मिलते हैं, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि व्यापार, व्यवसाय और राज्य की समृद्धि उन्नत थी। सिक्कों पर अंकित चिन्ह, मूर्तियों तथा उन पर जो नाम अंकित होता है उससे हम उस समय की धार्मिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। सिक्कों पर अंकित
मूर्तियों की वेशभूषा तथा आभूषणों से लोगों की रुचियों पर भी प्रकाश पड़ता है। सिक्के हमें किसी साम्राज्य की सीमा निर्धारण करने में भी सहयोग करते हैं। सिक्कों के आकार और उनकी सुडौलता और सुंदरता से हम तत्कालीन कला की स्थिति पर भी प्रकाश डाल पाने में समर्थ होते हैं। तो सिक्के भी इतिहास लेखन में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत स्मारक एवं मूर्तियाँ जो आज भी हमें मिलती है, जिनमें प्राचीन दुर्ग, मंदिर, स्तूप, भवन, स्तंभ आदि दिखाई देते हैं। इन स्मारकों से हम तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन का अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान में आज भी ऐसे दुर्ग जो अपनी कीर्ति की कहानी कह रहे हैं, जिनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोल, रणथंभौर, आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ एवं तारागढ़ एक प्रकार से हम इन्हें इतिहास का जीता जागता नमूना कह सकते हैं। इन दुर्गों में बने मंदिर, महल, जलाशय आदि तत्कालीन समाज एवं धर्म की जानकारी के भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इन दुर्गों में अनेक मंदिर बने हैं। जैसे चित्तौड़ के किले की बात करें तो वहाँ कालिका मंदिर, मीराबाई का मंदिर, ये इत्यादि ये मंदिर, समितेश्वर का मंदिर और कई जैन मंदिर बने हैं जो हमें तत्कालीन स्थापत्य कला की जानकारी देते हैं। देलवाड़ा एवं रणकपुर के जैन मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर, ओशिया के मंदिर, नागदा का सहस्त्र बाहु का मंदिर, एकलिंगजी का मंदिर आदि मंदिर धर्म एवं स्थापत्य कला की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। इन मंदिरों में जो प्रतिष्ठापित मूर्तियां हैं, उनसे हम तत्कालीन वेशभूषा, श्रृंगार के साधन, आभूषण, विविध वाद्य यंत्र, नृत्य की मुद्राओं इत्यादि को जान सकते हैं। लोगों की कलात्मक रुचि के बारे में हमें जानकारी ये स्मारक एवं मूर्तियाँ देती है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम चित्रकला को भी सम्मिलित करते हैं। किलों, महलों, मंदिरों, हवेलियों, भवनों इत्यादि में हमें विभिन्न प्रकार की चित्रकला, जिसमें विशेष तौर से देवी देवताओं की आकृतियाँ, युद्ध के दृश्य या श्रृंगारिक दृश्य दिखाई देते हैं। ये सब हमें सांस्कृतिक इतिहास लेखन की जानकारी देते हैं या इन के आधार पर हम सांस्कृतिक इतिहास लिख सकते हैं किसी भी युग का, किसी भी काल का। तो इस प्रकार इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो चीज़ें हमें मिलती है, उनमें हम उत्खनन से प्राप्त सामग्री जो आज भी विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है, जैसे बागोर की बात करें, हम गिलुंड की बात करें तो उदयपुर में संग्रहालय में सामग्री है। कालीबंगा की जो सामग्री हमें मिलती है वो हनुमानगढ़ संग्रहालय में रखी हुई है। इस प्रकार विभिन्न संग्रहालयों में हमें विभिन्न कालों में जो उत्खनित अवशेष मिले हैं वो रखे हुए हैं, जिनको आज भी हम देख करके तत्कालीन जनजीवन का अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद शिलालेख, आज भी कई शिलालेख संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। तो कई शिलालेख उसी स्थान पर आज भी देखे जा सकते हैं जहाँ वो स्थापित किए गए थे। तो उनसे भी हम शासकों की वंशावली, साम्राज्य निर्धारण, कलात्मक रुचि और विशेष तौर से तिथि निर्धारण,
शासकों की उपाधियाँ, उनकी विजयें इत्यादि की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ताम्रपत्र, हजारों की संख्या में ताम्रपत्र आज भी लोगों के पास मिलते हैं, जिनसे हम तत्कालीन इसी प्रकार विभिन्न किले, जैसे आमेर के प्रासाद है, आमेर का जो दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़, जालोर इत्यादि के दुर्ग, देलवाड़ा, आबू इत्यादि के जो मंदिर है, और इन किलों, महलों, मंदिरों में जो विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है, ये भी हमें इतिहास लेखन में सहयोग करते हैं। धन्यवाद। अगला हमारा वीडियो राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संबंध में होगा। हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे।